नेक्स्ट अनसीन पैसेज है आपका हेलन केलर के ऊपर। ये आपका 2012, 17 और 19 में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। हेलन केलर ने अपनी आई साइट यानी आँखों की रोशनी और हियरिंग यानी कानों से सुनने की शक्ति सिर्फ 2 साल में 2 वर्ष की जब वो थी तब एक बीमारी के कारण खो दी थी। यानी कहने का जो आशय है कि वह मात्र 2 वर्ष की थी तब उसकी आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति जा चुकी थी। पूरी तरह से वह अंधी और बहरी हो गई। शी बिकेम डेफ, शी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। वह बहरी हो गई, डेफ यानी बहरा, और साथ में उसकी बोलने की शक्ति भी चली गई, यानी वह तीनों हो गई, अंधी, बहरी और गूंगी। लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक यानी बोलने की शक्ति खो देना। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। अब हम जो चीज़ क्या करते हैं, सुनते हैं, वी हियर। वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग। इमिटेटिंग कहते हैं अनुसरण करना या नकल करना। हम लोग जो बोलना सीखते हैं, कहाँ से बोलना सीखते हैं, यानी जो बच्चा है एक, वो बोलना सीखता है दूसरों का अनुसरण करके। छोटे बच्चे को हम छोटे में बुलवाते हैं, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, दादा दादी, इस तरह से। तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ की नकल करता है और उस नकल को करके व्यक्ति क्या करता है, बोलना सीखता है। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट शी वुड एवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाय देम। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम्ड इम्पॉसिबल, सीम्ड यानी प्रतीत होना, इम्पॉसिबल यानी असंभव। प्रारंभ में ऐसा असंभव प्रतीत हो रहा था कि वह किसी को भी समझ पाएगी और अपने आप को समझ पाएगी। हर्ष वाज दस अ लोनली वर्ल्ड। उसके लिए जो दुनिया थी वो क्या थी, अकेला संसार थी। बट शी वाज हेल्प्ड बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलीवान हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन। लेकिन उसकी इस चीज़ में, यानी वो एक तरह से पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं सकती थी, क्योंकि बोलना, सुनना और देखना सब कुछ खो दिया था उसने। तो उसकी मदद की एक वंडरफुल टीचर, आश्चर्यजनक टीचर ने, यहाँ पे कह सकते हैं बहुत अच्छी टीचर ने, जिसका नाम था मिस सुलीवान, जो स्वयं भी बचपन में क्या थी, अंधी थी, और बाद में उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी एक ऑपरेशन से वापस प्राप्त की। रिकवर यानी वापस प्राप्त करना। मिस सुलीवान volunteered to help Helen and taught her to speak, read and write. मिस सुलीवान ने यह निश्चय किया कि वो हेलन को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे। हेलन लेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गेंड अ डिग्री। हेलन बाद में यूनिवर्सिटी भी पहुंची और डिग्री हासिल की। यानी मिस सुलीवान जो थी, उन्होंने उसको बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखाया, दुनिया को समझना सिखाया, और उसने इतनी पढ़ाई की कि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने पहुंची, और जो नॉर्मल इंसान जो डिग्रियां प्राप्त करता है, उसने भी उन डिग्रियों को प्राप्त किया। शी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। और बाद में उसने अपना जीवन जो अंधे लोग थे, बहरे लोग थे, उनकी मदद करने के लिए व्यतीत किया। यानी उसने जीवन भर ऐसे लोगों की मदद की। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से वही बात दोहराऊंगी बच्चों कि आपको अनसीन पैसेज करने से पहले क्वेश्चनों पे निगाह कर लेनी है, ताकि आपको ये ध्यान आ जाए रीडिंग करते समय कि ये क्वेश्चन का आंसर था, तो थोड़ी समय की आपकी बचत हो जाती है और क्वेश्चन आंसर अच्छे से ढूंढते बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग।
तो जैसे हमने पहले अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो हमको पहली लाइन में ही आंसर मिल रहा था, तो हम इस चीज़ को क्या करते, यहीं पे अंडरलाइन कर लेते। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जैसे ये लाइन पढ़ी, ये ध्यान आया कि ये कोई क्वेश्चन का आंसर है, तो आप क्या करते, फिर से क्वेश्चनों को रिपीट करते, पढ़ते और देखते और वहीं अंडरलाइन कर लेते। हमको तुरंत के तुरंत अंडरलाइन करते चलना है। टाइम की हमको बचत करनी है एग्जाम में, जितना हो सके उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन वन हु इज अनेबल टू स्पीक। अगर आपको इसका मीनिंग ठीक से पता है तो इसका आंसर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये 3 शब्द इसमें आए हुए हैं। वन हु इज अनेबल टू सी, वह जो देख नहीं सकता, और वन हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता। वन हु इज अनेबल टू हियर, जो सुन नहीं सकता। तो एग्जाम में आपके कुछ भी शब्द पूछा जा सकता है। सी के लिए आएगा आपका ब्लाइंड, जो देख नहीं सकता उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। अगर यहाँ पे हियर हो जाए, जो सुन नहीं सकता उसको हम डेफ कहते हैं, यानी बहरा। और जो बोल नहीं सकता, यहाँ पे अगर स्पीक हो जाए तो हम कहेंगे डम। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पे ब्लाइंड है, क्योंकि हमको इसका मीनिंग मालूम है, इसका मीनिंग मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स। हम बोलना सीखते हैं दूसरों को सुन करके। वी लर्न टू स्पीक बाय हियर, ट्रू है या फॉल्स है, इसको ढूंढने के लिए आपको ये लाइन ढूंढनी है पैसेज में कि आपकी लाइन इसी तरीके की दी है तो ये ट्रू है। अगर इसमें कुछ चेंज करा गया है तो ये फॉल्स है। तो हम कोशिश करेंगे इस लाइन को ढूंढने की। तो इसका जो आंसर था दूसरी लाइन में था, फोर, बी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वाट बी हियर। थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, हम बोलना सीखते हैं जो हम सुनते हैं उसकी नकल करके। तो ये लाइन वैसी की वैसी ही, यानी मीनिंग जो उसका है वो यहाँ वैसा का वैसा ही दिया हुआ है। वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स, यहाँ पे हियर शब्द दिया हुआ है, उससे ही आपका आंसर बन रहा है। तो ये आपका जो आंसर है वो ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन। मिस सुलीवान ने हेलन की मदद कैसे की। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से आएगा, मिस सुलीवान वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। ठीक है, आपको ये लाइन यहाँ पे अभी अंडरलाइन करके रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। हेलन ने अंधे और बहरे लोगों के लिए क्या किया। इसका जो आंसर है ये है सी, देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। ठीक है, ये भी मान लो हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम लिखना प्रारंभ करेंगे, तो हम क्वेश्चन में से चेंज करके किस तरीके से लिखना उस बात को समझेंगे। When did Helen lose her eyesight and hearing? When का मतलब होता है समय, हमें समय बताना है। हेलन केलर ने अपनी आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति कब खो दी थी। तो अब हमें प्रश्न में से चेंज करके लिखना है, ये आपका सीधा दिया हुआ है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें क्वेश्चन में से। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2। हम सिर्फ यहाँ 2 तक लिख देंगे बस। क्वेश्चन में से आपका चेंज करके वही बात हो गई, हेलन केलर लॉस्ट का हो गया, डिड है इसलिए लॉस्ट, हर आई साइट एंड हियरिंग, तो यह आंसर है आपका एट द एज ऑफ 2। तो इस तरह से अब आप आंसर को पैसेज में से देख करके फुर्ती में लिख लेंगे। ये गलती नहीं करनी है बच्चों कि आप तीनों के आंसर ढूंढने बैठ जाएं और फिर लिखने की कोशिश करें। अगर आपने एक अनसीन पैसेज का आंसर ढूंढ लिया है तो आपको फुर्ती में उसको लिख लेना है। टाइम कम रहता है एग्जाम में और उस अनुसार हमें मैनेज करके चलना है। दूसरे में आपको ये 3 आंसर दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। बच्चे कई बार क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि ये इनके आंसर
चूज करने हैं, यानी इन तीनों में से कोई एक आंसर उनको ढूंढ करके लिखना है। तो आप कोशिश करें, जैसे आपके अगले क्वेश्चन जो हैं ये इस तरह से नंबर डाले हुए हैं, इनका नंबर चेंज होता है इस तरह से ABCD या रोमन चिन्ह के 1 2 3 इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आमतौर पे वो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से ढूंढ करके लिखें। या वहाँ पे अगर टीचर वगैरह वैसे तो बताते नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछने की कोशिश करें कि ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं क्या, या आंसर इसमें से ढूंढना है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 आप डाल करके सिर्फ ब्लाइंड शब्द लिखेंगे। तीसरे में आपको सेंटेंस को रिपीट करना है। जब भी ट्रू फॉल्स आएगा तो आप सेंटेंस को रिपीट करें। वी लर्न टू स्पीक बाय हियरिंग अदर्स, और सामने आपको स्टॉक में लिखेंगे ट्रू। राइट का निशान नहीं लगाना है, आपको इन दोनों में से एक लिखना रहता है। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन। मिस सुलीवान ने हेलन की मदद कैसे की थी, हमने ये आंसर यहाँ किया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में से चेंज करके लिखेंगे मिस सुलीवान, हेल्प की जगह हो जाएगा हेल्प्ड। और चेंज करना अगर आपको ना आ रहा हो तो आप ये आंसर सीधा सीधा दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। मिस सुलीवान वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक रीड एंड राइट। यहाँ पे चेंज करके मिस सुलीवान हेल्प्ड हेलन टू स्पीक रीड एंड राइट, आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। ये भी आपका सीधा दिया हुआ है। सी देन शब्द को चाहे तो छोड़ दें। सी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। तो इस तरह से आपके आंसर बहुत क्लियर दिए हुए हैं। आपको वीडियो को बार बार देख करके सिर्फ अनसीन पैसेज को समझ लेना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं यही क्वेश्चन आ जाए। और ख़ास करके इसमें ये तो अक्सर वो बदल दिया करते हैं, जो वर्ड ढूंढना रहता है विच वर्ड, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है हमें एक शब्द ढूंढना रहता है वोकेबलरी का, तो वो चेंज कर ही देते हैं। तो आप फिर से सुन लें इसको। अगर यहाँ पे सी शब्द दिया हुआ है, सी माने देखना, तो हमारा आंसर बन रहा है ब्लाइंड। अगर यहाँ पे डेफ शब्द आ जाए, हियरिंग शब्द आ जाए, वन हु इज अनेबल टू हियर या हियरिंग, कौन सा हियर, ये दिया हुआ है आपका हियरिंग, ठीक है, और ये दिया हुआ है हियर। हियर मीन्स होता है सुनना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है डेफ। और अगर यहाँ पे स्पीक शब्द आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका आंसर आएगा डम्ब, DUMB डम्ब। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए। अगला जो अनसीन पैसेज ले रही हूँ बच्चों, ये आपकी वर्कबुक का है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, वर्कबुक में से जो भी लेसन आपके हट चुके हैं, यानी जो लेसन आपके टेक्स्ट बुक में से हटे हैं वही लेसन आपके वर्कबुक में से भी हटे हैं, लेकिन वो आपको अनसीन पैसेज के रूप में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर उनमें से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो आपको अनसीन पैसेज के रूप में पूछ सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन बैंक दी हुई है उसमें आपके वर्कबुक के भी 2-3 पैसेज दिए हुए हैं। तो आज हम समझेंगे आपका वर्कबुक का अनसीन पैसेज जो आपका लेसन 9 में दिया हुआ है। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिसयूनियन इज वीकनेस। यह एक जाना माना तथ्य है, या इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि यूनियन और कोऑपरेशन यानी एकता, एकीकृत रहना ताकत है। स्ट्रेंथ यानी ताकत, शक्ति, यानी एक रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। डिसयूनियन इज वीकनेस, और कमज़ोर बट जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। A united family, a united community, a united society, a united nation is strong। ऐसा परिवार, ऐसा कौम
या संप्रदाय, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र ताकतवर होता है जो एक होता है, यूनाइटेड रहता है, जो एकीकृत रहता है, जिसमें एकता होती है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड, लेकिन वह जो बट गए, टुकड़ों में बट गए, और स्प्लिट अप इनटू अ फ्रैक्शन और ग्रुप और आर ऑल वीक, लेकिन जो परिवार, समाज, कौम या कहें राष्ट्र एक नहीं है, जिनमें एकता नहीं है, या फिर वो टुकड़ों में बट गए, ग्रुप में यानी समूहों में बट गए, तो वो लोग क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। टेक द केस ऑफ फुटबॉल और हॉकी टीम। फुटबॉल या हॉकी टीम का उदाहरण हम इस चीज़ के लिए ले सकते हैं। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विथ वन अनदर, दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम। यदि टीम के सभी खिलाड़ी, मेंबर यानी खिलाड़ी, साथ खेलते हैं, कोऑपरेट विथ वन अनदर यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वह एक बहुत ताकतवर टीम बनाते हैं। बट इफ़ ईच मेंबर प्लेज हिज ओन गेम, दे विल श्योरली बी डिफीटेड। लेकिन उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी यदि अपना खेल खेलने लग जाए, प्लेज हिज ओन गेम, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, वे निश्चित रूप से क्या करे जाएंगे, हरा दिए जाएंगे। डिफीटेड यानी हराना। अब ये बात क्यों कही जा रही है बच्चों कि वो अपना खेल खेलने लग जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल और हॉकी टीम में एक जगह पे गोल पोस्ट होती है जहाँ पर गोल करना रहता है, तो गोल पोस्ट तक बॉल को ले जाना सभी खिलाड़ियों की मदद से ही संभव होता है। यदि प्रत्येक खिलाड़ी ये सोचने लग जाए कि बॉल को मैं ही ले जाऊंगा और मैं ही गोल करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे विरोधी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो रास्ते में उनसे बॉल छीन लिया करते हैं। तो उनको एक दूसरे को बॉल पास करते हुए, बॉल को बचाते हुए, एक दूसरे से सहयोग करते हुए बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाना रहता है, और वहाँ पर गोल करने के लिए खिलाड़ी पहले से ही पहुँच चुके होते हैं, उनको बॉल पास करके दी जाती ताकि वो गोल कर सकें। हॉकी और फुटबॉल खेल ऐसा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का निजी खेल कभी भी नहीं होता। जैसे कि क्रिकेट में निजी स्कोर होता है और साथ में टीम का भी स्कोर बढ़ता है कि टीम जीतेगी या हारेगी, लेकिन इसमें निजी खेल बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपसी सहयोग का ही खेल है हॉकी और फुटबॉल, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये उदाहरण दिया। तो अगर वो अपना अपना खेल खेलने लग गए, खुद ही सोचने लग जाए प्रत्येक खिलाड़ी कि मैं ही गोल करूँगा, तो वो निश्चित रूप से हरा दिए जाएंगे। डिफीटेड यानी हराना। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स में बी, चाहे वह व्यक्ति, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर से वह खिलाड़ी कितना भी ताकतवर बना रहे, लेकिन एक खिलाड़ी के बस का खेल नहीं होता कि वो बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाए और खुद गोल कर ले। द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी। इसी बात को हम एक सेना का उदाहरण देख करके भी समझ सकते हैं। टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन। युद्ध को जीतने के लिए, विन यानी जीतना और बैटल यानी युद्ध, युद्ध को जीतने के लिए ये जरूरी है कि पूरी सेना एक व्यक्ति के समान काम करे। एक व्यक्ति के समान काम करे यानी एक व्यक्ति के आदेश पर ही काम करेगी। अगर किसी एक व्यक्ति ने यानी एक ऑफिसर ने उनके ने अटैक का आदेश दिया, तो पूरी सेना साथ में ही तो अटैक करेगी। ऐसा तो होता नहीं है कि एक सैनिक चला गया और पहले दुश्मन को मार दे, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। तो ये जो काम है वो एकता का काम है। जितने एक होकर के सेना आक्रमण करेगी, युद्ध को जीतने का जो निश्चय रहता है वो उतनी जल्दी ही पूरा हो सकता है। नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कंकर। नेपोलियन का मोटो था डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड यानी बांटना, तोड़ना, फूट डालना, और कंकर का मतलब होता है जीतना। कंकर और विन दोनों साइनोनाइम्स हैं। ठीक है, आपको ये बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंकर और विन हम साइनोनाइम्स कह सकते हैं।
कंकर का मीनिंग बिन और बिन का मीनिंग कंकर, ठीक है। और डिवाइड यानी बट जाना, तो इसको हम डिसयूनाइटेड कह सकते हैं, डिसयूनियन कह सकते हैं। और आपका जो शब्द आया हुआ है यहाँ पे स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शन और ग्रुप, उसका भी मतलब हम डिवाइड कह सकते हैं। अगर हम इसका अपोजिट कहें तो यूनाइटेड हो जाएगा इसका, क्योंकि डिवाइड यानी टुकड़ों में बट जाना। यहाँ पे नेपोलियंस मोटो क्यों कहा जा रहा है? मोटो मीन्स नारा। नेपोलियन का नारा था। नेपोलियन यूरोप का एक ताकतवर राजा हुआ है जिसने बहुत शक्तिशाली सेना स्थापित की थी, और फ्रांस का राजा हुआ है ये, और उसने कई देशों पर विजय प्राप्त की थी। एक समय ऐसा था जब नेपोलियन को रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नेपोलियन की ये पॉलिसी थी, उसी का ये नारा था क्या, उसका ये काम था कि दुश्मन सेना में फूट डाल दो और फिर विजय प्राप्त करो। यानी वह अगर कोई ऐसा देश जो उससे ताकतवर है तो वो अपने गुप्तचरों को भेज करके जब तक इंतजार करता था उस पर आक्रमण करने का, जब तक कि वो सेना में फूट नहीं डाल देता था, और जैसे ही मौका मिला तो वो आक्रमण करके जीत लेता था। जो आगे चल के हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो पॉलिसी अपनाई, फूट डालो और शासन करो, ठीक है, तो वही पॉलिसी नेपोलियन की भी थी। नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रही हूँ, किंग ऑफ फ्रांस। ही ट्राइड टू स्प्लिट अप द आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट हिम। वह हमेशा क्या कोशिश करता था? स्प्लिट अप द आर्मीज, सेना को तोड़ने की। जीतने से पहले, उन पर आक्रमण करने से पहले वो सेना में फूट डाल दिया करता था, ताकि उनको जीतना क्या हो जाए, उसके लिए आसानी हो जाए। देन ही वुड ओवरकम देम वन बाय वन, और इस तरह से वो एक एक करके उन पर विजय प्राप्त करता जाता था। डिवाइडेड दे वर वीक, बट जाने से, फूट पड़ जाने से वे कमज़ोर हो जाते थे। अ यूनाइटेड टीम, अ यूनाइटेड आर्मी, यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रोंग। ऐसी टीम, ऐसी सेना और ऐसा राष्ट्र ताकतवर रहेगा जो यूनाइटेड होगा, एक होगा, जिसमें एकता होगी। यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल। ये कहावत है बच्चों कि यदि हम एक रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और बट जाएंगे तो गिर जाएंगे। यानी अगर हम में एकता रहेगी तो हम ताकतवर रहेंगे, और अगर हम में एकता ना रही तो हम क्या होंगे? टुकड़ों में बट जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये कहावत है, और इस पैसेज का मोरल संदेश है ये कि यूनाइटेड बी स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, डिवाइडेड बी फॉल, कि हमें हमेशा एक रहना चाहिए, टुकड़ों में नहीं बटना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। ऐसा कौन सा तथ्य है जो ये पक्का करता है कि हम ताकतवर रहेंगे, ये बताता है कि उससे ताकत है। तो इसमें आंसर आएगा आपका एक शब्द यूनियन और कोऑपरेशन। या तो आप एक शब्द यूनियन लिख सकते हैं या कोऑपरेशन लिख सकते हैं, या और लगा के दोनों लिख सकते हैं। यूनियन और कोऑपरेशन इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। व्हाट की जगह पे आपको यूनियन और कोऑपरेशन शब्द को लिखना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स इफ ईच मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम प्ले हिज ओन गेम। क्या होगा यदि फुटबॉल टीम के प्रत्येक खिलाड़ी अपना खेल खेलने लग जाएं। तो यहाँ पे आपका आंसर आया हुआ है सीधा सीधा, इफ़ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विथ वन अदर दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम, बट इफ़ ईच मेंबर, यहाँ से आएगा आपका आंसर, इफ़ ईच मेंबर प्लेस हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मोरल डज द पैसेज कैरी। इस पैसेज से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इसका आंसर आपका सीधा ये है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आप सिर्फ इतना शब्द लिखेंगे, द मोरल इज, और ये आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द कंकर बाज द मोटो ऑफ। तो ये आपका आ रहा है सीधा, नेपोलियंस मोटो, आपके क्वेश्चन पैसेज में आया हुआ है, नेपोलियंस मोटो बाज। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अगला है आपका, गिव अ साइनोनिम्स ऑफ विनर। विन का मैंने आपको बताया था कि कंकर और विन आपस में साइनोनाइम है। अब विन में ER लगा दिया इन्होंने, विनर विजेता, कंकर यानी भी जीतना, तो कंकरर, इसमें भी ER लग जाएगा आपका, तो ये आंसर बन जाएगा आपका कंकरर। तो इस तरह से ये आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।